शादी में आने वाले मसाइल और उनका हल। शादी कब करनी चाहिए? शादी करने के लिए आपको क्या-क्या प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? शादी जो एक तो न्यूली वेडेड कपल को क्या मसाइल आते हैं शादियों में कि शादी का पहला दूसरा साल उनका बहुत ज़्यादा हैसल में, लड़ाई झगड़े में और कॉन्फ्लिक्ट में गुजरता है। जब 2 पार्टनर जो हैं तो क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए, क्या कॉशंस उन्हें लेनी चाहिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें करनी चाहिए कि उनकी शादी जो है एक रेगुलर शादी है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो न्यूली वेडेड कपल्स को समझ में नहीं आती हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शहबाज and I am a consultant clinical psychologist। आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। मैं एक बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म से आपके सामने हूँ। आज सेहत का राज एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल है जिसके थ्रू आज आपको ये इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि शादी जो एक तो न्यूली वेडेड कपल को क्या मसाइल आते हैं शादियों में कि शादी का पहला दूसरा साल उनका बहुत ज्यादा हैसल में, लड़ाई झगड़े में और कॉन्फ्लिक्ट में गुजरता है। जब 2 पार्टनर जो हैं रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं तो क्या प्रिकॉशंस उन्हें लेनी चाहिए, क्या कॉशंस उन्हें लेनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो उन्हें करनी चाहिए कि उनकी शादी जो है एक रेगुलर शादी, एक कंफर्टेबल एक शेयरिंग वाला रिलेशनशिप है उस तरह से गुजर सके। अच्छा, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो न्यूली वेडेड कपल्स को समझ में नहीं आती हैं जब वो एक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले अगर हम लड़की वाली साइड की बात करें तो लड़कियां जो है बहुत सारे, एक तो आजकल बड़ा इम्पैक्ट हमारा सोशल मीडिया का भी है लड़कियों पे कि उनको ऐसे जो है वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारी बच्चियां जिनकी शादियां होने वाली हैं, छोटी बच्चियां जो शादी की उम्र के करीब को पहुंच रही हैं, वो अपने माइंड के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर जो है वो क्रिएट कर लेना या इमेजिनेशन क्रिएट कर लेना कि मेरा जो वुड बी पार्टनर होगा या जो मेरा जीवन साथी होगा, जो मेरा हस्बैंड होगा, वो इस तरह का होना चाहिए। तो यहाँ पे बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं हमेशा बच्चियों को ये एडवाइस करती हूँ कि आप एक ड्रामा से या एक सोशल मीडिया से एक इम्पैक्ट लेके आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं चला। प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों साइड पे और हमेशा मेरा ये लोगों को कहना होता है कि शादी जो है बड़ा प्रैक्टिकल रिलेशनशिप है। ये जाहिर बात है, रोमांस है, आपका फिजिकल कंफर्टेबिलिटी भी है, आपकी इंटीमेसी भी है, लेकिन उससे पहले शादी इज अ रिलेशनशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के काबिल हो तब आप अपने घर वालों से कहें कि अब मेरी शादी की जाए, बिकॉज आई एम रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी इमेजिनरी ड्रीम वर्ल्ड में हैं, वो लड़का हो या लड़की हो, तो उस सूरत में उस माइंडसेट के साथ आप शादी मत की, क्योंकि आप 28, 24 या 25 साल जिस घर में बड़ी हुई हैं वहाँ पे आपकी हैबिट्स डिफरेंट थी। लेकिन जब आप अपने ससुराल जाती हैं, हस्बैंड के साथ आपकी लाइफ स्टार्ट होती है, तो वहाँ पे आपकी लाइफ बिल्कुल एक ड्रास्टिक चेंज आ जाता है, बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसमें हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। वो आपकी खाला या पुप्पी या कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं आपकी शादी में, लेकिन वो शादी से पहले और रिश्ते थे, शादी के बाद वो बदल जाते हैं, जैसे नेचुरल। तो वहाँ पे क्या होता है कि लड़की से एक्सपेक्टेशन की जाती है कि ये किचन में संभाले या ये जॉब करे या उसके साथ ये, क्योंकि किचन संभालना या हस्बैंड को संभालना या घर की देखभाल करना ये किसी भी फीमेल की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। इससे हम जो है वो इसको हम निगेट नहीं करते। लड़कियां क्या करती हैं कि एक तो फर्स्टली जब आपकी शादी हो रही है तो आप ये बात ध्यान में रखिए कि आपके साथ जो भी वहाँ पे एनवायरनमेंट हो रहा है, एक्सक्लूडिंग द वायलेंस, जो भी आपके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है, जो भी चीज हो रही है, आपने उसको हैंडल करना, आपने उसको कैसे ऊपर ओवरकम करना है, उन सिचुएशंस के साथ आपने कोप अप कैसे करना है, ये आपको सीखने की जरूरत है। क्योंकि अगर लड़ाइयाँ हमारे शादियों में कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ से क्लैशेस स्टार्ट होता है, जब मेल मेंबर की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसी बातें की जा रही होती है कि इसको ये कहो, ये करे, वो कहो, वो करे, और मेल मेंबर जो है अपनी वाइफ को उस तरह से कह रहा होता है, इंस्ट्रक्ट उस तरह से कर रहा होता है कि मेरे घर वाले ये चाहते हैं तो आप ये करें। और फिर जब वो बच्ची को समझ नहीं आ रही होती तो वो क्या करती है कि वो अपने घर वालों को इन्वॉल्व कर ले। यहाँ पे सबसे बड़ा क्लैश आता है। आपको पता होना चाहिए वेयर आर द प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम। जो आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच का इशू है उसको बेडरूम के अंदर सॉर्ट, उसको पब्लिक करेंगे आप तो वो एक बात की 50 बातें बनती हैं, वो इशू कभी भी सॉल्व नहीं होता बल्कि वो स्प्रेड होगा। तो इस चीज का सबसे पहला पॉइंट हमारा ये था कि जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, आपका जो हस्बैंड वाली साइड है, अगर लड़के वाली साइड है, वहाँ पे अगर पेरेंट्स कुछ चीज गाइड करें तो अपने तक
उसको डिलीवर मत करें अपनी वाइफ, और अनलेस कि वो बहुत नेसेसरी बात नहीं है। और अगर वाइफ की साइड से कोई बात आ रही है तो उसको डिलीवर मत कीजिए कि अनलेस कि वो बहुत नेसेसरी बात नहीं, क्योंकि वो आपके हस्बैंड के उसको जानना बहुत है। सेकेंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे कपल्स करते हैं वो कम्युनिकेशन गैप है। अरसों की, महीनों की, हफ्तों की नाराजगी, और नाराजगी के बाद जो है दोनों का चुप कर जाना। कम्युनिकेशन गैप हम कहते किसको हैं? कम्युनिकेशन गैप का ये मतलब नहीं है कि दो लोग बैठे हुए मुसलसल बातें कर रहे हैं तो कि उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप का मतलब ये है आप अपना मैसेज अपने हस्बैंड तक राइट मैसेज ना पहुंचा, वो उसके ऊपर क्लिक जब तक नहीं करेगा, कम्युनिकेशन गैप इज देयर। अगर आपको ये पता है कि आप अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकती तो किसी और तरीके से कन्वे, बात करके, उसके ऊपर मशावरत करके, क्योंकि जो शादी का जो रिश्ता होता है वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मुझे ये फील हो रहा है तो मेरे हस्बैंड को ऐसे बिहेव करना चाहिए, या मुझे ऐसे फील हो रहा है तो मेरी वाइफ को पहले से पता हो। आप दोनों एक रिश्ता में तब जब आप बंधे थे तो आपने अग्रीमेंट साइन किया था, उसमें दोनों की कंसेंट भी थी, दोनों की इन्वॉल्वमेंट भी थी और फैमिली भी थी। जब शादी हो जाती है आप एक रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है आपको, तो आपकी फैमिली रूम से बाहर होती है। एक बड़ी छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल है, जब इंटीमेसी होती है, जब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो रही है, तब घर वाले इन्वॉल्व हो, तो आपकी जो घर की बातचीत है, जो हस्बैंड की आदतें हैं, जो घर वालों की चीजें हैं, वो जब आप एक दूसरे को शेयर करें तो भी उसमें घर वालों को इन्वॉल्व मत कीजिए। शादी दो लोगों की हुई है, दो लोगों ने उसके ऊपर साइन किया है, दो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे को समझें। तीसरा प्रॉब्लम जो सबसे बड़ा ये होता है कि लैक ऑफ लिसनिंग। हस्बैंड कह रहा के साइड से ये चीज आ रही होती है कि मेरी तो आदत रहती है और जो मैंने कह दिया वो होगा। इट्स वेरी ट्रू कि आप मैन ऑफ द हाउस हैं, इट्स वेरी ट्रू कि आप ब्रेड एंड बटर के ऑनर हैं, इट्स वेरी ट्रू कि आप अपनी वाइफ के नान नफके के जिम्मेदार हैं, बट इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप लड़की को ऐसी फीलिंग देंगे कि वो प्रेम है आपकी, ऐसी कोई चीज है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप अगर अपनी वाइफ को प्यार से डील करेंगे इनिशियल डेज में, तो ये मेमोरीज उसको फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ मिलेगी। शादी को बहुत बेहतर बनाती है ये कि आप जो है अपने वाइफ या हस्बैंड के साथ फर्स्टली अंडरस्टैंडिंग से चलें, सब्र से चलें। शादी आपका बहुत पेशेंस मांगती है। हम जो उल्टे सीधे रिलेशनशिप बना लेते हैं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम जिनको सो कॉल्ड रिलेशनशिप कहते हैं, हम उनके अंदर इतना इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि मेरे बॉयफ्रेंड को ये पसंद नहीं है या मेरी गर्लफ्रेंड ऐसे करेगी वैसे करेगी। जब हमें एक इनलीगल रिश्ते के बारे में इतना हम क्यूरियस हो सकते हैं, इतना जो है उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, या उसके लिए हम ऑफेंडेड फील कर सकते हैं अगर कोई कुछ कह दे, तो हम अपने हस्बैंड या वाइफ को उस तरह से ओन क्यों नहीं करते? अगर आप अपने पार्टनर को ओन करना शुरू कर देते, द डे आई ऑलवेज एडवाइज द न्यूली वेडेड गर्ल्स और बॉयज कि द डे यू साइन द निकाहनामा और द मैरिज एग्रीमेंट, जस्ट एक्सेप्ट योर पार्टनर दैट इज इट। इसके बाद आई हैव नोबडी एल्स। इसके साथ ही मेरा दुख है, इसके साथ ही मेरी हर तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मेरे जितने प्रॉब्लम्स है ये सॉल्व कर सकता है, या इसको बता सकता हूँ, या ये सॉल्व कर सकता। आप जब इस तरह की डिपेंडेंसी शो करते हैं तो आपके पार्टनर के अंदर साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस भी आता है, और वो आपके साथ बहुत सारी चीजों की कोऑपरेट करने के लिए भी रेडी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी आप हैप्पी मोमेंट्स जो है उनको शेयर करते हैं जो वो कपल नहीं कर पाते, जिनके बीच में इस तरह की गैप्स रहते हैं। हमारे बेसिकली सोसाइटी में होता क्या है कि जब शादी होती है तो हम उसको, जैसे एक वाइफ है तो वो हस्बैंड को अदर पार्टी है, सेकंड पार्टी समझ रही है, वो उसको अपना हस्बैंड के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं करती कि इनके घर में तो ये होता है, मेरे घर में तो वो नहीं होता। होल्ड ऑन, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप 28, 24, 25 साल या आपके 30 साल में भी अगर दोनों की शादी हुई है तो आपने 30 ईयर्स का अर्सा जब घर में गुजारा है, अगर अल्लाह मियां ने आपको वहीं पे रखना होता तो आपकी शादी का अल्लाह मियां ने ये सिस्टम नहीं बनाया होता ना। अगर आपको चेंज मिलना है, आपके लाइफ में चेंज इतना बड़ा अल्लाह मियां ने लिखा हुआ है कि आप सारे घर को छोड़ के डिफरेंट एक एनवायरमेंट में जाते हैं, तो आपको उस तरह से एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक्सप्लोर करेंगे तो आप उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर सकेंगे कि ये अब मेरा घर है तो इसकी ये एनवायरमेंट है। जैसे देखें, हर चीज का डेकोरम होता है, हमें पता है हमने हॉस्पिटल में जाना है तो हम बहुत लाउड कपड़े और म्यूजिक लाउड लगा के या मेकअप लाउड करके नहीं जाते, वहाँ तो पेशेंट हम साइकोलॉजिकली रेडी होते हैं कि हमें थोड़े डल कलर्स पहनने हैं और उसका एक डेकोरम है। जैसे हम किसी शादी में कोई वाइट ड्रेस पहन के या बहुत
लाइट कलर के और मेकअप के बगैर लोग नहीं जाते। जब आपको इस तरह की चीजों का डेकोरम पता होता तो शादी का भी एक डेकोरम, हस्बैंड का अलहदा से एक प्रोटोकॉल है, वाइफ का अलहदा से एक प्रोटोकॉल। आपको शादी में पैसे और स्टेटस बहुत बाद में चाहिए होता है, सबसे पहले आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, जो बहुत जरूरी है। वहां भी पे शादियां अनफॉर्चुनेटली पहले 2-3 साल में ही डिवोर्सेस अप्लाई कर देना, इस तरह की चीजें तभी होती है जब हम हस्बैंड और वाइफ अपने आप को सेकंड पार्टी या दूसरे साइड के लोगों को सेकंड या थर्ड पार्टी समझ। दूसरी बात यह कि बहुत बड़ा क्लैश ये आता है कि तुम्हारे बाप ने ये कह दिया या फिर तुम्हारी माँ ने ये कह दिया, या जो आपने जब शादी किया आपने म्यूचुअली एक चीज को साइन किया है, एग्रीमेंट किया है, तो दोनों के पेरेंट्स आर म्यूचुअल पेरेंट्स कोई भी बात कह सकते हैं, उसके ऊपर अपना कंसेंट शो करना दैट इज योर थिंग, बट उसको लेके आप भाइयों की लड़ाई अपने बीच में डालेंगे तो आप शादी को नहीं चला सकते। तो वो बेटर अंडरस्टैंड कि दोनों साइड से क्या चीज आ रही है, किस चीज कोई नेसेसरी है, कुछ अननेसेसरी इवेंट्स हो रहे होते हैं। हर इवेंट म्यूचुअली जो है उसके बाद की जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर सेकंड पार्टी समझ के झगड़ा करना या कोई क्लैशेस क्रिएट कर लेना, या आपके घर ये होता है हमारे घर नहीं होता, तो अगर आप ऐसे करेंगे तो आपकी शादी जो है वो आप एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाएंगे। शादी बर्डन ही तब बनती है जब हम किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में आ जाते हैं और जब परेशान हो जाते हैं, तो हम अबसर्डली एक्ट करना शुरू कर देते हैं उन चीजों पर भी वो नॉर्मली हम नहीं करते। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि एक्सेप्ट जो है अपने पार्टनर को। कई दफा मेरे पास लड़कियां आती हैं कहती हूँ हमारा एक कोई शादी से पहले बॉयफ्रेंड था, वो तो बहुत केयरिंग था, हरदम तो मेरा केयरिंग नहीं। भाई वो आपका बॉयफ्रेंड था, वो कोई रिलेशनशिप नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप डिवोर्सी भी हैं खुदा ना खास्ता, तो आप पिछला वाला रेफरेंस नए रिलेशनशिप में मत दीजिए। या जो लड़का है अगर उसकी दूसरी शादी है तो ये बहुत बड़ा इशू आ जाता है क्योंकि पहली वाइफ को ऐसे ख्याल रखती थी, आपको नहीं। तो आप उन चीजों को फोकस कीजिए जो अब प्रेजेंट में आपके साथ। अगर पास्ट में आपके रिलेशनशिप अच्छा चलता होता है तो वो वहाँ पे ब्रेकअप या वहाँ पे डिवोर्सेस नहीं हुए। और लास्ट चीज एक बहुत जरूरी होती है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हस्बैंड वाइफ में नहीं होती। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ये मतलब है कि जो भी आप मशवरा करें, जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं, उसमें ना तो सिर्फ मर्द या हस्बैंड अपने आप को जिम्मेदार समझे कि जो मैं कहूँगा वही होगा, और ना ही वाइफ अपने आप को जो है वो रिश्ते को बॉक्स कर सकती है कि जी जो मैं कहूँगी वही होगा। अगर आप बहुत आराम से चीज़ों पे मशवरा करके और कंसेंट एक दूसरे का लेके और डिस्कशन के बाद करेंगे तो एक तो वो फैसला भी पॉजिटिव होगा, जिससे आप दोनों का कंसेंट होगा, तो सर्कमस्टेंसेस के लिए आप दोनों मेंटली रेडी हो। तो हमारे कपल जो बहुत नए नए जिनकी शादियां होती हैं उनमें बहुत तरह से इशूज आते हैं। वो मैं नॉर्मली कपल्स को ये गाइड करती हूँ कि फर्स्ट 5 ईयर्स जो होते हैं ना वो आपके एक दूसरे के ऊपर काम करने के लिए। अगर आप वो फर्स्ट 5 ईयर्स जो अच्छे से पेशेंस से और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस दिए बगैर और टॉर्चर किए बगैर सर्वाइव करेंगे, इसका मतलब है कि आपकी पूरी लाइफ जो है वो शादी स्मूथ करेगी। और अगर आप फर्स्टली ही बहुत ज्यादा क्लैशेस क्रिएट कर लेंगे और एक दूसरे को टॉर्चर करने में, टॉन्ट करने में और एक दूसरे को हैबिट को जो है वो पॉइंट आउट करने में टाइम लगा देंगे, तो आप अपना बहुत गोल्डन पीरियड जो आपको वेस्ट कर देंगे और वो लॉन्ग करेगा आपकी द रेस्ट ऑफ लाइफ की। जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके अंदर वो जो है डिस्कशन होती रहेंगी, तुमने ये कहा था, तुमने वो। अब इसको अगर साइकोलॉजिकल इश्यूज को हम सॉर्ट करने की तरफ आते हैं तो सबसे पहला सोल्यूशन बीइंग साइकोलॉजिस्ट ये होता है कि आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से एक प्री मैरिज काउंसलिंग और एक पोस्ट मैरिज काउंसलिंग के सेशन ले लीजिए। प्री मैरिज काउंसलिंग में आपको बेसिकली समझा दिया जाता है, आपको काउंसिल किया जाता है और कई दफा रिलैक्सेशन थेरेपी भी दी जाती है। कई दफा लड़कियां और लड़के शादी के इश्यू को बहुत ज्यादा डरे होते हैं, उनको डरा दिया जाता है, बहुत सारे मिथ्स है हमारे। इसके लिए आपको प्री काउंसलिंग सेशन चाहिए होते हैं जो कि आपके करीबी कोई भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनके साथ आप कर सकते हैं, और इसके लिए आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। सेकेंडली पोस्ट मैरिज काउंसलिंग सेशन होते हैं कि अगर आपकी शादी में कोई इश्यू चल रहा है तो मैरिज काउंसलिंग आप किसी भी मैरिज काउंसलर, किसी भी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को जाके अपने इश्यूज बता सकते हैं। दे विल डेफिनेटली गाइड यू इन अ बेटर वे, ताकि आपकी शादी जो है जहाँ पे अनस्मूथ हो रही है उसको स्मूथ करने में वो आपकी हेल्प करे। और ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी आज। आई होप कि आपको उससे फायदा होगा। और अगर आप मैरिज काउंसलिंग के लिए मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो नीचे मेरे पर्सनल नंबर्स आर गिवन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। दिस इज डॉक्टर साइनिंग ऑफ।